हेलो। यस। मैम से मेरी शायद नेट का कोई इशू हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं जरा देखता हूँ क्या दिक्कत है। अभी आ रही है आवाज सही? नहीं आ रही क्योंकि मेरे बोलने के काफी देर के बाद आपकी आवाज आ रही है मुझे। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। 1 मिनट देंगे मुझे आप लोग? मैं जरा इसको इंटरनेट को ठीक करता हूँ। हेलो। यस सर। अभी ठीक है आवाज? जी। यस सर। सॉरी, दरअसल कुछ इंटरनेट का इशू था, इस वजह से चीजें नहीं मेरी कन्वे हो पा रही थी। मैं बता रहा था आप लोगों को कि चैप्टर नंबर 7 तक हमने चीजों को पढ़ा है, 8 तक। तो 8 चैप्टर किस तरीके से रिलेट करता है यहाँ पर, जो आपने करंट प्रोड्यूस करा यहाँ पर। अब क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मूव करेगा वेरिंग वेलोसिटी से, या कह लीजिए वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकाल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट निकाल रहा था, और रेडिएशन भी निकालता है। बेसिकली हम रेडिएशन को निकलते हुए देखते हैं ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट और रेडिएशन, इन तीनों का एक इस तरीके से स्केच बनता है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इधर और वी इधर। इसका मैंने रिलेशन भी पढ़ाया था कि ई अपॉन बी जो होता है वो वी के बराबर होता है। तो ये तीनों जो है इंटर रिलेटेड टर्म्स होती हैं। अब ऐसे पढ़ते 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 हम ऑप्टिक पर क्यों आए? क्योंकि रे ऑप्टिक की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले होती है सन से। ठीक है, मैं चैप्टर की तरफ चल रहा हूँ। तो सन, आवाज आ रही है ना मेरी लगातार? यस। सन जो निकालता है उसको आप लाइट नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे रेडिएशन। अब बताओ रेडिएशन में कौन कौन सी लाइट्स होती हैं, इनके नाम बताइए आप मुझे। हेलो। आ गया रेडिएशन, था मैं? अल्ट्रावायलेट रेज। बस मैं इनका क्लास अभी रह गया है मेरा। ठीक है, आजा आजा तू, मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। रेडिएशन में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी रेडिएशन पढ़ी थी आप लोगों ने? नाम सर बताइए। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी रेज, इंफ्रारेड। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यस। गामा, एक्सरे एंड कॉस्मिक रेज। इस तरह से आपने इन रेस को पढ़ा था कुछ कुछ। तो एक चीज आप समझिए, सूरज बेसिकली है क्या? एक फायर बॉल है जिसका टेम्परेचर 5000 केल्विन के अराउंड होता है।
नॉर्मली हमारी बॉडी की अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 310 डिग्री केल्विन के आसपास, 310 केल्विन के बराबर होता है। 227 37 310 के अराउंड होता है केल्विन में। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है, एक क्लास 11 में आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि इफ अ बॉडी हैव टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, इट एमिट रेडिएशन। इट एमिट रेडिएशन। कभी पढ़ा ये वाला पॉइंट कि अगर कोई भी बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा पर होगी तो वो क्या एमिट करेगी? रेडिएशन एमिट करेगी। आप जानते हैं 0 केल्विन कितना होता है? 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ रहे हैं? जी। आ रही है बात समझ? या Yes, किस? sir. तो अगर कोई भी बॉडी इतने टेम्परेचर पर भी है ना, तो उसमें से रेडिएशन निकलेंगी ही निकलेंगी। आप ये मानकर चलिए, मैंने यहाँ लिखा है 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर तो बहुत ज्यादा रेडिएशन निकालेगी ना बॉडी। और अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मेरी बॉडी कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो निकालेगी, ये और ज्यादा निकालेगी। ऐसी जो गन होती है ना, पायरोमीटर होता है, डॉक्टर चेक करते हैं स्कैनर से। तो वो स्कैनर पे हमारी बॉडी पे ऐसे करके रखते हैं, हमारी बॉडी इतने डिग्री पे कितनी रेडिएशन निकालेगी उसको पता करके हमारी बॉडी टेम्परेचर बता देता है वो। अब अगर सन की बात की जाए तो सन अल्टीमेटली 500 केल्विन पर है। अब 500 केल्विन के अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसमें से रेडिएशन निकल रही है। ये रेडिएशन कौन सी है? ये रेडिएशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, जो अर्थ की तरफ आ रही हैं। अब क्या होता है कि वेव का एक प्रिंसिपल होता है। आप देखते कैसे हो वेव को? मान लो ये कोई सरफेस है, ये वेव आ रही है और ये टकरा के इधर निकल जाएगी। इसको आप वेव ना बोलकर बोलते हो रे। रे रेडिएशन ऐसे आई और इस तरह से निकल गई। तो क्या एक्चुअल में रेडिएशन ऐसी ट्रेवल कर रही होगी आपको लगता है? स्ट्रेट पाथ पे कभी ट्रेवल करेगी रेडिएशन? आपको पता है रेडिएशन का जो मोशन होता है वो इस तरीके का होता है। ऐसे ही होता है भाई। अगर आप रे बोल रहे हो और रे को आप नाम दे रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेव तो ऐसी ट्रेवल करती है। ये वेव आपने कभी ऐसे देखी है? ऐसे आती हुई वेव देखी? नो। नहीं देखी, और आती भी नहीं है ऐसे। तो भाई एक चीज यहाँ पर आप समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ को ट्रेवल कर कर आ रहा है तो वो नॉर्मली आपका एक स्ट्रेट पाथ तो हुआ नहीं, होगा नहीं। वो कैसा पाथ है? वेव। या कह लीजिए वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है। या कह लीजिए कि वो एक ऑसिलेटरी पाथ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो वेव जो आप देखते हो वो वेव ऐसे नहीं होती। वेव दिखने में आती है इस तरीके से, टकराएगी और टकराकर इस तरीके से निकल जाएगी। तो आप यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अभी भाभी तरह मैं कनेक्ट करूंगा, कॉल करूंगा तो डेटा खत्म कट जाएगा अभी पहले। उससे क्या होता है? क्या मेरे अलावा भी कोई और आवाज आ रही है? नो। ओए। तो ऐसे करके आपको दिख जरूर रहा होगा। कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो एक स्ट्रेट पाथ पे का ट्रेवल करती है। कुछ बोलते हैं कि जो लाइट है वो आपकी वेव या ऑसिलेशन को फॉलो करती है।
तो अब इसका एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट का स्ट्रेट पाथ जो होता है इसको हम बोलते हैं पार्टिकल मोशन, और जो ऑसिलेटरी पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेव मोशन। तो साइंटिस्ट इस पर 300 साल तक लड़े, और कुछ कहते हैं कि पार्टिकल होता है, कुछ कहते हैं वेव होता है, कुछ कहते हैं पार्टिकल होता है, कुछ कहते हैं वेव होता है। एक टाइम पे जाकर एक बीच का रास्ता निकाला, और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, लाइट के दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर। अब आपने ना, रजा सर ने आपको केमिस्ट्री में एक बंदे का नाम बताया होगा, हेजनबर्ग। स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, हेजनबर्ग। इन्होंने किस जी चीज की सर। बात इन्होंने किस चीज की बात की थी, हेजनबर्ग ने? डुअल नेचर ऑफ। क्या बात है, हेजनबर्ग को भी नहीं पता कि वो डुअल नेचर की बात कर मैम रहे हैं। वेलोसिटी और मास एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। मास। हेजनबर्ग ने बताया था एक अनसर्टेनिटी के बारे में, उसका नाम ही था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने बोला था पोजीशन एंड वेलोसिटी कांट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली नहीं पता कर सकते। पढ़ा है ऐसा कुछ या नहीं पढ़ा, कि कभी नाम भी नहीं सुना इस चीज के बारे में? जी पढ़ा है। तो वो क्या बात करते हैं, इस अनसर्टेनिटी में किस चीज की बात कही जाती है? अगर आप देखोगे तो होता क्या है उसमें, ऐसे करके आप, हाँ आ गया रहता नीचे। गेट 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 खोल रहा होगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बस अभी इधर। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जरा, 5 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वो पार्टिकल यहाँ भी। तो एक पार्टिकल 15 जगह तो हो नहीं सकता ना, या तो पार्टिकल यहाँ होगा, या यहाँ होगा, कहीं एक जगह होगा। इसी वजह से अनसर्टेनिटी आई थी कैलकुलेशन में, चीजों की स्टडी में। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा हो, लेकिन उस पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से इस तरह की वेव क्रिएट होती है। तो मोशन पार्टिकल भी हो सकता है, और मोशन वेव भी हो सकता है। इन दोनों की बात हम करेंगे रे और वेव ऑप्टिक पढ़ने के बाद में, जब हम डुअल नेचर पर आएंगे। ये चैप्टर है अगला पूरा। तो डुअल नेचर पढ़ने से पहले मैं आपको ये सब क्यों बताया, ताकि आपके समझ में आए कि आपकी ऑप्टिक किस चीज के बारे में है। आपकी जो ऑप्टिक है, चैप्टर का नाम ही पूरा ऑप्टिक है। इसमें आप दो तरह की ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, एक आपकी होती है रे ऑप्टिक, और एक होती है आपकी वेव ऑप्टिक। ठीक है, तो रे ऑप्टिक अपनी जगह सही है, वेव ऑप्टिक अपनी जगह सही है। रे ऑप्टिक में जो फिनोमेनाज आप पढ़ते हैं, वो फिनोमेनाज आपके होते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग फिनोमेना। वेव में क्या पढ़ते हैं आप, वेव में आप पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है आपका इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, और एक दो फिनोमेनास और हैं जो आप वेव ऑप्टिक के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो आपने नाम है, इसमें कुछ नाम सुने होंगे, जैसे आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग सुना होगा, आपने डिफ्रैक्शन नहीं सुना होगा।
आपने इंटेंसिटी सुना होगा लेकिन आपने इस कंटेक्स्ट में नहीं सुना होगा। तो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। चैप्टर दो हिस्सों में है। पहला हमारा रहेगा रे ऑप्टिक। तो मैं हर बार जब भी रे ऑप्टिक पढ़ाता हूँ एक सवाल सबसे पूछता हूँ। ये है हमारा सूरज। आपको मैंने पहले पढ़ाया मंशा, तो आप मत बताइएगा, रेहान बताएंगे। और ये है हमारी अर्थ। और यहाँ पर है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो यहां से लाइट आ रही है अर्थ में। इस पूरी जगह पर अंधेरा होता है, डार्कनेस। यहां पर लाइट होती है। तो ये वजह क्या होती है कि यहाँ पर पूरे में डार्कनेस है और यहाँ पर आपकी लाइट। क्या रीजन हो सकता है इसका? सर नहीं बता पता रहे हैं। आप। ऐसा मत करो यार, मैं सच में पढ़ाई कर दूंगा। ऑनलाइन पढ़ाई कर दूंगा। आप बताइए मंशा, क्या रीजन होता है? सनलाइट को विजिबल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम की और रिक्वायरमेंट स्पेस होती में है। जी जी जी। और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। अगर कोई मीडियम होगा तो वो चमकेगा नहीं चमकेगा? यस सर। जैसे कि कोई मीडियम का नाम बताइए। मीडियम सर होता क्या है? एयर। जी। एयर। एयर तो मीडियम क्रिएट करता है। अगर अगर मैं बात करूं मून की, तो मून होता है नहीं होता? मून भी तो मीडियम होता है एक। यस जी सर। तो मून पर अगर लाइट पड़ेगी तो वो काम करेगा नहीं करेगा? करेगा। रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है ना उसको। हाँ। यस सर। या कोई मेटियोर्स है, इन सब पर अगर पड़ेगी तब काम होगा नहीं होगा? जी होगा। 1 मिनट रुकिए, ठीक है आप लोग।
हेलो। जी सॉरी। तो देखिए, ये जो फिनोमेनाज है ना, हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप देखो, जैसे कोई भी मीडियम यहाँ आएगा ना, कोई भी मीडियम हो, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर एयर ही आएगी। एयर तो फिर भी यहाँ आकर के मिलती है आपको इस वाले पोर्शन में। इससे पहले भी तो कोई मीडियम पड़ा होगा, जितने भी यहाँ पर मेटियोर्स पड़ेंगे उनके ऊपर अगर सूरज की रोशनी पड़कर आपकी आंखों तक आएगी, तो यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा ना। सन क्या करता है, जैसे ये सन अगर लाइट देगा, ये सन है, ये लाइट डालेगा मून के ऊपर, और मून से टकराकर लाइट अर्थ पर आ रही है, तो आपको मून तभी तो विजिबल होता है। अब आपको लगता है कि जी। मून की अपनी लाइट है, मून की रिफ्लेक्शन अपनी लाइट नहीं होगा। होती है ना। तो जी ये जो वन बाय वन हम फिनोमिनाज हैं, इनको समझेंगे। रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेनास क्या होता है, स्कैटरिंग फिनोमेनास क्या होता है। देखो, अगर रेहान मैं आपको ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा पाया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं फिर पढ़ाई छोड़ ही दूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा किसी को भी। ओके अभी जो सर। अभी जो इस चैप्टर की मैंने बातें बताई, ये बातें आपकी भेजे में बैठी। जी बैठ गई। अभी और ज्यादा जब चीजें हम पढ़ेंगे ना, वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे इसके, तो वो और क्लियरली आपके समझ में आएंगे। लेकिन अभी से ना आपको क्या करना है, कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको फिर पीछे जाओ, फिर रिवाइज करो, फिर उसके बाद सही से पढ़ने वाला सीन सिनेरियो नहीं रखिएगा। अब आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आप सही से ही पढ़िएगा।